हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। दोस्तों, आज ब्लैक बुक का जो जीव विज्ञान वाला पार्ट है उसका मैंने निचोड़ लाया है आपके लिए। जी हाँ, ये एकदम से निचोड़ है। इसमें टॉप 100 क्वेश्चन होंगे जो आप किसी भी ऑनलाइन एग्जाम में बैठेंगे जिसको टीसीएस कंडक्ट करा रहा होगा उसमें इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। अभी आपको एग्जाम में ये देख के पता चलेगा कि एक एक क्वेश्चन को 20-20 बार 15-15 बार पूछा है टीसीएस ने। तो आपका यदि करम फूटा रहेगा तभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, वरना आपके एग्जाम में इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, बस सिर्फ इस वीडियो से। इसके बाद मैं हर एक पार्ट का निचोड़ आपके सामने लाने वाला हूं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। यदि वीडियो पसंद आएगी तो बिना पसंद किए लाइक नहीं करना है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हो सकता है आगे वाली वीडियो पसंद आए, ये ना आए। तो चलिए हम लोग चलते हैं जीव विज्ञान की ओर। ये काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन होता है कि जीव विज्ञान में यार कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े। तो चलिए हम लोग आज निचोड़ देखते हैं ब्लैक बुक का। और ब्लैक बुक जो है ना भाई, क्या बोले इसको, इससे बढ़िया कोई किताब ही नहीं हो सकती है ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होती है। तो ये जग जाहिर क्वेश्चन है, लेकिन इसको 15 बार पूछा है किसने, टीसीएस ने। ये विटामिन ए की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रिंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू, सामान्य सर्दी, ये सब किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं। तो सीधा सीधा याद रखिए कि जितनी बीमारियां हैं ये सभी किससे होती हैं, विषाणु से होती है। तो जरूरी नहीं है कि सब बीमारी एक साथ आपको दे देवे, पूछ दे केवल इसे पूछेगा पोलियो किसकी वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होता है, चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है। तो सबका आंसर क्या होना है, विषाणु। और ये 14 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पसंद जरूर करेंगे। तो कर रहे हो तो यार लाइक कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है। और ये कहाँ से आती है, तो पानी से मिलता है। हमेशा याद रखिएगा, ऑक्सीजन जो निकलता है पेड़ों से सांस लेने के वक्त, तो कहाँ से निकलता है, पानी जो है वो चेंज होता है ऑक्सीजन में। कौन सा विटामिन एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के थके जमाने, हड्डियों के चयापचय और रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करने में भूमिका निभाता है। तो ये विटामिन के होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि वाटर में घुलनशील बस 2 ही विटामिन हैं। ठीक है, बी और सी, ये दोनों वाटर में सोल्युबल हैं। तो जैसे WBC आपको याद होगा, वाइट ब्लड सेल्स, तो WBC याद रखिए, ये दोनों वाटर में। बाकी जितने विटामिन बच गए सब आ जाए किसमें, वसा में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। 11 बार इसको रिपीट किया है, ध्यान रखिएगा। स्कर्वी यानी त्वचा रोग एक बीमारी है, स्कर्वी, वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक काम दे देता हूँ, आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और जैसे जो भी आंसर आए जैसे विटामिन सी, विटामिन के, उसके बारे में आपको जो भी नॉलेज है वो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं उसको हॉट दे दूंगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि हाँ, इससे रिलेटेड और कितने कितने बातें हमें पढ़नी चाहिए। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। बेरी बेरी किसी कमी से कारण होता है, तो थायमीन की यदि कमी हो जाएगी आपके शरीर में। और थायमीन क्या होता है, तो विटामिन B1 जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है थायमीन। तो इसकी कमी से आपके शरीर में बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाती है। ये भी 9 बार टीसीएस ने रिपीट किया है। मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। आत्मघाती बैग या पाचन बैग या कोशिका का एटम बम, कुछ भी कह लीजिए, ये सब किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। अब बात आती है कि लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम को खोज किसने की, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भर दीजिए इसको, देखते हैं कौन कितना बता पाता है। खाली स्थान पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जाइलम जो है ये जल के लिए, देखिए ज से जल, ज से जाइलम, तो जाइलम जल को परिवहन करेगा। तो एक आता है फ्लोएम, तो फ से होता है फूड और फ से फ्लोएम, तो फूड को फ्लोएम करेगा, जल को जाइलम करेगा। दोनों आप याद रखेंगे एक बार में। बढ़ते हैं आगे। कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनसाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है, तो ये तो सबको पता होना चाहिए भाई कि विटामिन डी जो है ये सनसाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। ये सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है, यानी कि किसी से भी रक्त ले लेने वाला रक्त समूह कौन सा है, तो रक्त समूह AB पॉजिटिव, और किसी को देने वाला O पॉजिटिव। तो ऐसा याद रखिए, O2, दोनों को साउंड से आ रहा है, O2, तो O2 जब कर दिया तो AB जो है वो ले लेगा। ऐसे याद रखिए ट्रिक से थोड़ा सा। मस्तिष्क का कौन सा भाग आसान संतुलन और समतुल्यता को रख रखाव नियंत्रित करता है, तो आपका सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम। ठीक है, ये उसको याद रखिएगा। अच्छा, बेलम में एक बैलेंस जैसा साउंड आ रहा है, बेलम बैलेंस,
तो शरीर को बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम, और हिंदी वाले याद रखेंगे अनुमस्तिष्क। ज़्यादा आसान होगा, सेरिबेलम याद रखिए, काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, आप यदि कोई इंसान दारू पी लेता है तो उसका सेरिबेलम ही डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से वो संतुलित नहीं रह पाता, डगमगाते चलता है। और ये क्वेश्चन 7 बार पूछा है TCS ने। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। बच्चा का शरीर में पूछ देवे तो 300 से 270 के बीच में होती है। ठीक है, कहीं 300 मिलेगा, कहीं 270 मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बात बराबर है। वो डिपेंड करता है कि बच्चा कितना मैच्योर पैदा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। खाली स्थान को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। ठीक है, और किसी के शरीर में यदि ब्लड की कमी हो जाएगी तो उसका यह जो धड़कन का औसत दर होता है ये बढ़ जाता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? फीमर, जो जांग में होती है। इसको 6 बार पूछ ले, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर उसी को पीयूष ग्रंथि कहते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सबसे लंबा, सबसे बड़ा, उड़ने में असमर्थ जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये शुतुरमुर्ग है। ये अक्सर आप लोग जाते होंगे जू वगैरह, उसमें दिख जाता होगा, बड़ा सा पक्षी होता है। 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आंसर होता है विटकर। तो रॉबर्ट एच विटेकर आप याद रखेंगे, इसे सीधा सीधा आप याद रखिएगा विटेकर। ये 5 बार रिपीट किया गया है। एंजाइम खाली स्थान होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो एंजाइम यानी प्रोटीन जो है वो भी एक तरह का एंजाइम है जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कई लोग इसको छोड़ देते हैं, गलती मार देते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा प्रोटीन जो है वो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यानी कोई भी एंजाइम जो है एक प्रोटीन का ही एक रूप होता है। पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें, तो अभी मैंने बताया था कि बी और सी। ठीक है, BC, कई लोग गाली वगैरह देते हैं BC करके, तो ऐसे याद रखिए कि BC जो होता है वो पानी में घुलनशील, और बाकी जो बच गया वो वसा में घुलनशील। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रिकेट्स जो है वो विटामिन D की कमी से होता है। ठीक है, और विटामिन D मिल कहाँ से रहा है? सूर्य के प्रकाश से। देखिए आपको गाली भी क्वेश्चन दे रहा है SSC का, और 5-5 बार पूछा हुआ, तो सोचिए आप हर जगह किस तरह से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब डिपेंड करता है कि एग्जाम में आप कैसे उसी को यूज़ करेंगे। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो कौन सा रोग फैलेगा? तो इससे टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, और टाइफाइड कहाँ पे अटैक करता है? तो आपके लीवर वगैरह पे। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है? तो जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड। पीलिया खाली स्थान का संक्रमण कारण होता है। तो पीलिया जो होता है ये यकृत में जब संक्रमण हो जाएगा, मतलब लीवर में जब किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाएगा तो उससे पीलिया होता है। पित्त यानी बाइल जूस जो है वो कौन उत्पादित करता है? तो ये लीवर उत्पादित करता है, लेकिन अपने पास रखता नहीं है, स्टोर करता है। बाइल जो है वो स्टोर करता है गॉल ब्लाडर। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों को बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो दोनों को बनने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। ये दोनों प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं उनमें कम होने लगता है, तो इसलिए उनको आयरन की गोली वगैरह दी जाती है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, और मस्तिष्क का क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मस्तिष्क में न्यूरॉन और किडनी में नेफ्रॉन। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले वयस्क भेड़ के क्लोन को क्या नाम दिया है? तो डॉली नाम दिया है। ठीक है, अभी गुजरात में एक बछड़ा भी बनाया गया, उसका नाम क्या है? आप लोगों में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वह वर्णक जो मानव त्वचा, बाल और आँखों को उनका रंग देता है क्या कहलाता है? इसको मेलानिन कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमारा जो त्वचा है वो काला या उजला होता है। ठीक है, रंग इसी पे डिपेंड करता है। जिसमें मेलानिन अधिक उसका रंग काला, जिसमें मेलानिन कम उसका रंग गोरा, और जिसका रंग गोरा उस पर कैंसर का खतरा ज़्यादा, मतलब त्वचा कैंसर का, क्योंकि उसमें मेलानिन की कमी है, वो UV रेज को झेल नहीं पाएगा। तो इसलिए काले लोग दुखी ना होंगे, उन लोगों को भगवान ने बहुत कुछ दिया है। खाली स्थान में प्रति ग्राम उच्चतम प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन में उच्चतम प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कहीं पे आपको 48 मिलेगा, कहीं 40 मिलेगा, तो ऐसा परसेंटेज कहीं नहीं पूछा था, बस याद रखिए सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लौंग आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो फूल की एक कली, मतलब लौंग के फूल की कली से लौंग को प्राप्त किया जाता है। वो खाली स्थान को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इसको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। मतलब ब्रायोफाइट जो हैं वो जमीन पर भी उगते हैं और पानी में भी उगते हैं, इसलिए ब्रायोफाइट को उभयचर कहा जा रहा है। अदरक, हल्दी
प्याज, ये सब क्या है? ये सब तना का संशोधित रूप है। आपको लगता होगा कि ये जब तो जमीन के अंदर है तो तना कैसे हो गया, लेकिन नहीं, ये सब तना है, क्योंकि इनमें नोड और इंटर नोड होते हैं, मतलब गांठें होती हैं इनमें, ठीक है, इसलिए ये सब क्या है? तना का संशोधित रूप है। कोशिकाओं की संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णक होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। कोशिकाओं की संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषित होता है उसको क्लोरोप्लास्ट, और जिसमें रंग होता है जिसकी वजह से उसको क्रोमोप्लास्ट। इन दोनों में काफ़ी थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है, एक क्रोमो और क्लोरो। क्रोम जहाँ भी आएगा समझ लीजिए कि वहाँ रंग की बात होनी है, ठीक है। तो क्रोमो से रंग वाला में समझिएगा, क्लोरो होगा तो वहाँ पे प्रकाश अवशोषित करने वाला मामला है। पौधे का सामान्य प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो पौधे का सामान्य प्रजनन अंग फूल होता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। बच्चे की लड़की होने के लिए वंशगति में मिले गुणसूत्रों का सही जोड़ा कौन सा है? तो पिता से एक्स और माता से एक्स मिल जाए तो लड़की हो जाएगी। यदि पिता से वाई और माता से तो एक्स मिलना ही है तो लड़का हो जाएगा। कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी है? तो एक्स और वाई रहेगा तो मतलब पुरुष, और एक्स और एक्स रहेगा तो महिला। ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँख का सबसे पीछे वाला भाग होता है रेटिना, उसी पर जाके कोई प्रतिबिंब बनता है। खाली स्थान एक कनेक्टिव उत्तक नहीं है, मतलब संयोजी उत्तक नहीं है। तो देखिए जो ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग यदि चले तो कंकाल की मांसपेशी और हृदय की मांसपेशी ये मतलब संयोजी उत्तक नहीं होता है। तो आपको ये मैं बता दूँ कि संयोजी उत्तक होते कौन कौन हैं। तो ब्लड और जो बोन है ये संयोजी उत्तक होते हैं, क्योंकि ये पूरे शरीर को जोड़ के रखते हैं। बालों, उंगलियों के नाखूनों, खुरों और सींगों में मौजूद कौन सा प्रोटीन होता है? तो केरोटीन जो होता है यही मौजूद होता है बाल में, उंगली में, नाखून में, गाय भैंस इस सबके खुर में, उनके सींग में। इसको काटने से दर्द नहीं होता है। कॉड लिवर ऑयल और गाजर किसके स्रोत हैं? देखिए कॉड लिवर ऑयल में आपको कहीं कहीं मिल जाएगा कि विटामिन डी का स्रोत है, लेकिन उसमें विटामिन ए भी होता है। तो गाजर जैसे इसके साथ दिया तो विटामिन डी पे न जाके विटामिन ए के पास आएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विटामिन सी सबसे ज़्यादा समृद्ध किस में होता है? तो आंवला और नींबू, खास करके आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जितने खट्टे फल हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है। प्रभावित मनुष्य का मल मूत्र पीने के पानी में मिल जाने से कौन सा रोग फैलता है? तो यदि किसी को हैजा है और मल मूत्र उसका पानी में मिल गया और वो किसी ने पी लिया तो उसको भी हैजा हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मीना माता बीमारी एक तंत्रिका विकार है, वैसे मछली को खाने से उत्पन्न होता है, जो किसके साथ प्रदर्शित हो? तो पारा की यदि अधिकता हो जाएगी तो आपको हो जाएगा मीना माता, और यदि कैडमियम की अधिकता हो गई तो आपको हो जाएगा इटाई इटाई। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, दोनों ध्यान रखेंगे। मीना माता, पारा, माता पारा, दोनों में आ लास्ट में आ रहा है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं मीना माता, पारा, और कैडमियम इटाई इटाई, वो तो याद हो जाएगा। मलेरिया और काला आजार किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया और काला आजार हो जाता है। मलेरिया का इलाज कुनैन के दवा से किया जाता है, ये किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना का जो वृक्ष होता है उसके छाल से ये कुनैन दवा जो है उसको प्राप्त किया जाता है। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। छोटे बच्चों को खाली स्थान से बचाने के लिए ट्रिपल एंटीजन यानी DTP का टीका लगाया जाता है। तो DTP में क्या क्या होता है? D, T और P का मतलब क्या है? तो ध्यान रखेंगे, D का मतलब होता है डिप्थीरिया, P का मतलब होता है पर्टूसिस, और T का मतलब होता है काली खांसी और टिटनेस, ठीक है। एक्चुअली काली खांसी नहीं, पर्टूसिस को ही काली खांसी कहते हैं, और टिटनेस टी से हो जाता है। तो तीनों का टीका एक ही साथ लगाया जाता है बच्चे को, ताकि उनको ये सब भविष्य में ना हो, यानी कि डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस ना हो। तो उम्मीद करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उन सबको ये टीका लगा होगा, या फिर अब तो नए बच्चों को ज़रूर लग रहा है। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर लगवाइएगा जब आपके बच्चे होंगे। तो मनुष्य में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वही जिम्मेवार होता है। किस गैस के साथ हीमोग्लोबिन अधिकतर मैक्सिमम एफिनिटी होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके साथ हीमोग्लोबिन जो है ज़्यादा मिलना चाहता है। इसीलिए आप जैसे ही किसी रूम को बंद करके उसमें आप अंगीठी वगैरह जला के सोते हैं तो उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उससे मोनोऑक्साइड निकल रहा होता है अंगीठी से, और आपका हीमोग्लोबिन मोनोऑक्साइड से जल्दी प्यार कर लेता है। क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो कहीं ना कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी गर्लफ्रेंड है, तो तुरंत उसके साथ मिल करके और पूरे शरीर में दौड़ने लगेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत यानी कि लीवर।
ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि हमने बताई है। सबसे बड़ा अंग पूछ दे तो हो जाता है त्वचा। तो इन सब बातों का ख्याल रखेंगे, छोटा छोटा अंतर है, इसलिए मैं बार बार इस पर ध्यान दे रहा हूँ। मुंह में स्रावित जो लार होता है वो किसको पचाता है? देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलें तो वहाँ पे स्टार्च दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसमें से तीन जोड़ी हमारे पास ये लार ग्रंथियाँ होती हैं। एक होता है आपका सबमेंडिबुलर, मैंडिबुलर, और एक होता है ध्यान नहीं आ रहा है। तो इस तरह की तीन जोड़ी होती हैं। तो एक में से निकलता है टाइलिन और डाइस्टेज जो पचाता है, मतलब भोजन को ग्लूकोज जैसा बनाता है, और एक होता है म्यूलिन जो भोजन को चिपचिपा बनाता है, और स्टार्च एक मतलब पचाता है उसी में से। तो इस तरह से आप याद रखें कि यदि कोई और आया कि भोजन में मतलब चिपचिपा बनाना वो भी लार ग्रंथि से ही होता है, स्टार्च को पचना वो भी लार ग्रंथि से ही होता है। तो दो तीन काम होते हैं उसके, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। मनुष्य का समान रक्तचाप किस कारण मतलब कितना होता है? तो 80/120, यानी कि जो सिस्टोल होता है वो 80, सॉरी सिस्टोल जो होता है वो 120 और डायस्टोल जो होता है 80। अच्छा, सिस्टोल डायस्टोल का मतलब ब्लड जब पंप होके हृदय से पूरे शरीर की ओर जाता है तो 120 के स्पीड से जाता है नॉर्मली, ऐसा याद रखिए। और जब वापस उधर से आता है कार्बन डाइऑक्साइड लेके तो 80 के स्पीड से आता है। ठीक है, अब आपको लगभग समझ में आ गया होगा। मानव ABO रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए 1930 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो लैंडस्टीनर जो है, कार्ल लैंडस्टीनर, इनको A, B और O रक्त समूह के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार 1930 में। रक्त समूह खाली स्थान वाले व्यक्ति को सार्वभौम दाता माना जाता है। O नेगेटिव जिसका होता है उसको बोलते हैं सार्वभौम दाता, और AB जो होता है वो सर्वग्राही। ऐसा दोनों को याद रखेंगे। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स जो है ये भी मदद करता है, और साथ साथ फाइब्रिनोजेन जो होता है वो मदद करता है, विटामिन के मदद करता है, ये सब मदद करते हैं। पीयूष ग्रंथि खाली स्थान में स्थित होते हैं, मस्तिष्क के आधार में स्थित होता है पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड आप कह रहे हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? तो देखिए इंसुलिन जो है वो अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज से स्रावित होता है। अब खखोर के यदि और पूछे कि पैंक्रियाज में कहाँ से, तो पैंक्रियाज में लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती है, मतलब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब उसमें भी खखोर दे कि ना, और तू अंदर जाके बताओ। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती है उसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और एक और सेल होता है। तो बीटा सेल जो है वो वहाँ से निकलता है इंसुलिन। ठीक है, उसकी कमी जब हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, मतलब वो कम निकलेगा तो आपको हो जाएगा डायबिटीज यानी कि मधुमेह, यानी कि आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी। दही के निर्माण के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेवार होता है? तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो है वो दही के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। इमली और अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल का नाम लिखिए। टार्टरिक एसिड जो होता है इमली और अंगूर में पाया जाता है। मनुष्य में सामान्य उपवास रक्त शर्करा का स्तर प्रति 100 मिलीलीटर रक्त किसके बराबर होता है? तो ये 80 से 100 मिलीग्राम के बराबर होता है, इसको ध्यान रखेंगे। मतलब यदि आप बिना खाए पिए यदि आप अपना ग्लूकोज लेवल शुगर लेवल चेक करेंगे तो 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। यदि 100 से 150 है तो ही मान सकते हैं कि चलो नॉर्मल है। यदि उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप समझ जाएगा आपको धीरे धीरे डायबिटीज़ का जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है आपके शरीर में। पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है इसके वजह से पत्तियों से पानी निकलता है, और इसी वजह से पौधे जो होते हैं वो लंबे भी होते हैं। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्लोरोफिल खाली स्थान होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो हरा रंग देने के लिए होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए इसमें दिया गया है कि केवल TCS ने 4 बार पूछ दिया है, तो बाकी सारे एग्जाम तो और छोड़ दीजिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन गैस जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलती है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो कोलेप्रा टैक्सीफोलिया। एक सवाल है, ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है, कोलेप्रा टैक्सीफोलिया। बढ़ते हैं आगे। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव के उदाहरण हैं? तो ईस्ट और मशरूम दोनों जो है ये फंगस के हैं। ठीक है, कवक के उदाहरण हैं। वह सबसे छोटा पक्षी जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, तो ये तो काफ़ी जनरल क्वेश्चन है, हमिंग बर्ड। द्विलिंगी जीव का उदाहरण? तो हाइड्रा जो है वो द्विलिंगी जीव का उदाहरण होता है जिसमें पर निषेचन यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? तो हाइड्रा में होता है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, दोनों याद रखेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यह अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो डार्विन ने।
ये अवधारणा आप पे भी लागू होती है कि जो लोग कंपटीशन फेस कर सकता है वही पढ़ने के लायक है। समझ रहे हैं? तो ये पहले ही डार्विन ने दे दिया था। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत इसको बोलते हैं। ये किसने दिया? तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। पोलियो क्या है? पोलियो क्या है? ये एक विषाणु है, ये फैलाता है रोग पोलियो। और क्या? सिग्मोइड बृहदांत यानी कि सिग्मोइड कॉलन का हिस्सा है। तो ये बड़ी आंत जो है ये सिग्मोइड कॉलन का हिस्सा होता है। यह बृहदांत्र देखने से ही आपको समझ जाना चाहिए था कि बड़ी आंत के बारे में कह रहा है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिस जो है कान में होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? इसको टेंडन कहते हैं। हिंदी में मत याद रखिए, भूल जाइएगा, कंडरा हिंदी में है, लेकिन टेंडन याद रखिए, समझ में आएगा। मांसपेशी को हड्डी से, और हड्डी से हड्डी जहाँ जुटेगा उसको बोलते हैं लिगामेंट। जेरोप्थेल्मिया एक अल्पता रोग है। ये किसी कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए की कमी से जेरोप्थेल्मिया होती है। और ये कहाँ होता है? तो आँखों में, आँखें सूख जाती हैं। धातु जो विटामिन B12 का एक घटक है, मतलब विटामिन B12 में कौन सा धातु होता है? तो कोबाल्ट होता है। इसको साइनोकोबाल्मिन इसका मतलब वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखेंगे। मसूड़ों से खून आना और दांतों का ढीला होना किसके कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम? विटामिन सी। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी। देखिए, आपको घूम फिर के एक ही चीज़ का नाम बार बार आते हुए दिखाई दे रहा होगा, इसलिए हमने कहा कि जैसे आपको विटामिन सी दिखा तो आप इसके बारे में जो भी जानते हैं कि इससे ये बीमारी होती है, इसका ये वैज्ञानिक नाम होता है, वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि जब आगे आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आपको तुरंत याद होगा, अरे ये तो हमने पढ़ा था, ये TCS 3 बार पूछा है, चलो हमें तो याद है। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है। कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पचाता है? तो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाता है। देखिए, प्रोटीन एक बार में पचने वाला चीज़ नहीं है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है। ये पेप्सिन जो होता है इसको मतलब एक बार तोड़ता है, बस ये याद रखिएगा कि जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है तो वहाँ जठर ग्रंथियों से 2 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं। कौन कौन? एक तो होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है वहाँ पे प्रोटीन को पचाने का काम मतलब करता है, लेकिन पूरी तरह से प्रोटीन पचता नहीं है। प्रोटीन अभी आगे जाएगा, वहाँ फिर से पचेगा। तो बस एक पेप्सिन को याद रखिएगा, पेप्सिन पचाता है लेकिन पूरी तरह से नहीं। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिकाओं में बहने के दौरान रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, और जब बाहर जब रक्त निकलता है तब इसका रक्त का थक्का जमता है। अंदर कौन बचाता है? हिपेरिन। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? थ्रोम्बिन। आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होगा? यदि खाने पीने में लोहे की कमी हो गई, यही नहीं कि डायरेक्ट लोहा का छड़ खा जाना। पालक वगैरह ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनमें आयरन अधिक पाया जाता है, उसको यदि खाओगे, पालक हो गया, सेब वगैरह हो गया, तो उससे आपको आयरन मिलेगा। और उस आयरन की यदि कमी हो गई तो आपको एनीमिया यानी खून की कमी की बीमारी होती है, एनीमिया जिसको कहते हैं। कौन सी बीमारी एक एक्स से जुड़ी अप्रभावी बीमारी है जो कार्यात्मक प्लाज्मा जमाने के कारण FB FB III की कमी से होता है? कौन सी बीमारी एक्स से जुड़ी अप्रभावी बीमारी है जो कार्यात्मक प्लाज्मा जमाने वाले कारक FB III की कमी से होता है, जो सहज उत्परिवर्तन से उत्पन्न या आरंभ हो सकता है? तो ये हीमोफीलिया है। ये भी बीमारी जो है ये आनुवंशिक चलता है। घेंघा रोग का सबसे आम कारण किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है, घेंघा रोग होता है। इसमें थायराइड ग्लैंड जो है ये फूल जाता है। प्रोटीन की अत्यधिक कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर बीमारी होती है, प्रोटीन की अधिक कमी हो जाएगी तो। कौन सी संचारी रोग वायरस के कारण होता है? तो कुछ ऑप्शंस होंगे जिसमें से मीजल्स जो है वो वायरस के कारण होता है। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर ऑलरेडी दिया गया है, उसको आप पढ़ लेंगे। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। कवक से होने वाले रोग कौन है? दाद जो है वो कवक से होने वाले रोग है। और कौन कौन रोग होते हैं? तो एक्जिमा होता है, दाद होता है, खाज होता है और गंजापन होता है। ये सब कवक से होने वाले रोग हैं। चारों रोग याद रखेंगे। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें किसके कारण बनती हैं? तो त्वचा रोग, त्वचा कैंसर का कारण बनती हैं,
जो हमने बताया कि जिसमें मेलानिन की कमी रहेगी उसको ये खतरा ज़्यादा बढ़ता है। लॉक जॉ डिसऑर्डर किस रोग का दूसरा नाम है? इसको धनुष टंकार या फिर इसी को हम लोग टेटनस कहते हैं, इसी को लॉक जॉ कहते हैं। ये जबड़ा जाम कर देता है, ठीक है, जब होगा तो। बेसिल कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन, जिसे BCG का टीका कहा जाता है, किस बीमारी को रोकने के लिए दिया जाता है? तो तपेदिक या क्षय रोग को रोकने के लिए इसको दिया जाता है। एक सामान्य मानव 1 मिनट में कितना शोषण करता है? तो 14 से 18 बार एक सामान्य मानव 1 मिनट में शोषण करता है। मानव शरीर के किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं? तो मानव शरीर के यकृत में ये जो है कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं, यानी कि लीवर में। एक स्वस्थ मनुष्य यानी कि स्वस्थ वयस्क जो है वो दिन भर में प्रति घन मिलीलीटर रक्त में औसतन कितने मिलियन लाख रक्त कणिकाएं मौजूद होती हैं? तो 5 से 5.5 मिलियन जो हैं ये कणिकाएं मौजूद होती हैं। सबसे छोटे रक्त वाहिकाओं को, जिसकी मोटाई एक कोशिका जितनी होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसको केशिकाएं कहते हैं। कौन सी नस फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय में लाती है? देखिए, ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय में लाती है, इसका नाम होता है फुफ्फुस शिरा। ये बात काफ़ी ध्यान देने वाली है। कई लोगों को पता होता है कि धमनी जो होता है उसमें शुद्ध रक्त आता है, लेकिन ये बात आप ध्यान रखेंगे कि धमनी यहाँ से शुद्ध रक्त आगे बढ़ाता है, लेकिन पहले हृदय से निकालता कौन है? तो फुफ्फुस शिरा, और उसके बाद धमनी में जाता है, धमनी पूरे शरीर में फैला देता है। और दूसरी बात और याद रखेंगे, पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जो है वो शिराएँ लाती है, लेकिन जैसे ही वो हृदय के पास आती हैं तो वहाँ फुफ्फुस धमनी एक होता है जिसके तहत वो अंदर पहुँचती है। तो फुफ्फुस जब लग जाएगा तो ये दोनों उल्टा काम करने लगेंगी, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने बायोलॉजी का पूरा निचोड़ देख लिया है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है। जय हिंद, जय भारत।